गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम देखने जा रहे हैं भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन का जो एमसीक्यू क्वेश्चन है वो हम आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, भौतिक और जो रासायनिक परिवर्तन है उसका एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। इसका जो थ्योरी वाला क्वेश्चन है वो मैंने करा दिया है, तो आप जाके थ्योरी देख लेना, उसके बाद फिर ऑप्शनल सॉल्व करना। ठीक है, तो आज से इसका 10-10 क्वेश्चन का क्या होगा, एमसीक्यू जो सीरीज़ है वो स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है, भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। ठीक है, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण क्या है, तो ऑप्शन ए है हवा में चांदी के बर्तन का काला होना, ऑप्शन बी है मोमबत्ती का जलना, ऑप्शन सी है दूध से दही का बनना, ऑप्शन डी है पानी में चीनी का घुलना। तो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण क्या है, तो इससे पहले जान लो भौतिक परिवर्तन होता क्या है। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है, केवल अवस्था में ही परिवर्तन होता है। या बोले कि जो बीच का जो माध्यम है जिससे परिवर्तन हो रहा है उस माध्यम को हटा दें तो वो पदार्थ क्या होता है, अपनी पहली अवस्था में पहुंच जाता है। ठीक है, और भौतिक परिवर्तन को उत्क्रमणीय होता है। जो भौतिक परिवर्तन होता है वो उत्क्रमणीय होता है, दोनों दिशाओं में हो सकता है। मतलब हमको अभिकारक से उत्पाद मिल सकता है और उत्पाद से हमको अभिकारक मिल सकता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, भौतिक परिवर्तन के जो कॉन्सेप्ट है जो मैंने बता दिया। ठीक है, उस कॉन्सेप्ट में अगर देखोगे कि केवल अवस्था में परिवर्तन होता है और वो पदार्थ हमको पुनः क्या होता है, पहले वाली अवस्था में प्राप्त हो जाता है, तो इस चारों ऑप्शन में देखो कौन सा चीज़ ऐसा दिख रहा है जिसकी सिर्फ अवस्था में परिवर्तन हो रहा है और माध्यम को हटा देने पर हमको क्या होगा, पुनः वो पहले वाली अवस्था में प्राप्त हो जाएगा। तो ऑप्शन ए देखो, हवा में चांदी के बर्तन का काला होना। ठीक है, मोमबत्ती का जलना, दूध से दही बनना, पानी में चीनी का घुलना। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि पानी नमक क्या रहता है, सॉरी चीनी क्या रहता है, सॉलिड फॉर्म में रहता है, उसको घोलेंगे वो लिक्विड फॉर्म में हो जाता है, अवस्था में परिवर्तन हो गया। लेकिन इसको हम वाष्पन द्वारा पुनः प्राप्त कर सकते हैं ठोस रूप में। किसको, चीनी को। क्या करेंगे हम क्या करेंगे, जो पानी है उसको गर्म करेंगे। ठीक है, तो वो वाष्प बन के ऊपर उड़ जाएगा और जो चीनी रहेगा वो बच जाएगा। ठीक, तो ये क्या है, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। कौन, ऑप्शन नंबर डी। तब इसका डिटेल देख लेते हैं। ठीक है, भौतिक प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें कारक को हटा देने पर, कारक मतलब वही माध्यम को हटा देने पर भौतिक प्रक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ पुनः अपनी पूर्ववर्ती अवस्था में आ जाता है। भौतिक प्रक्रिया अस्थायी एवं उत्क्रमणीय होता है। पानी में चीनी का घुलना एक भौतिक परिवर्तन है क्योंकि वाष्पन द्वारा चीनी को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। ठीक, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। ठीक है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर दूसरा, जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है। ऑप्शन ए है प्राकृतिक, ऑप्शन बी है भौतिक, ऑप्शन सी है रासायनिक, ऑप्शन डी है क्या, जैविक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या, भौतिक। जल का वाष्प में परिवर्तन मतलब देखो, जल का वाष्प में परिवर्तन, जल वाष्प में बदलेगा और फिर हमको वाष्प से फिर हमको जल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, जो वर्षा होती है इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है, मतलब आधारित होता है। गर्मी में क्या होता है, जितने भी नदी तालाब रहते हैं उसमें का जो पानी है वो सूर्य की किरण से गर्म होकर वाष्प में बदलते हैं और ऊपर जाके जमते जाते हैं। और वही क्या होता है, जब मानसून के समय में, बरसात के दिन में वही पानी बन के वापस गिरता है। ठीक, तो समझ में आ गया कि हमको दोबारा प्राप्त क्या हो रहा है, पहली अवस्था प्राप्त हो जा रही है। ठीक, कारक क्या था, गर्मी, गर्मी को हटा दिए, मतलब गर्मी हटाए तो जो वाष्प बना था वो वापस क्या बन गया, पानी, और गिरने लगा। ठीक, तो ये क्या है, भौतिक परिवर्तन। ठीक, जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। ऑप्शन ए है प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होना, ऑप्शन बी है सब्जी को पकाने पर उसका मुलायम हो जाना, ऑप्शन सी है सनी हुई मिट्टी का सूखने पर भंगुर हो जाना, ऑप्शन डी है नमक का पानी में घोलना। कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, तो इसमें ऐसा कौन है जो अपनी पहली अवस्था में नहीं पहुंच सकता। तो देखो, प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होना, मतलब प्रिज्म को अगर हटा देंगे, अगर श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारेंगे तब वो 7 रंगों में विभक्त होगा। लेकिन अगर हम प्रिज्म को हटा देते हैं तो हम वो जो 7 रंगों में बटा हुआ था वो क्या बन जाएगा, फिर से श्वेत प्रकाश बन जाएगा। मतलब
हमको पहली अवस्था प्राप्त हो रही है, मतलब ये क्या है, भौतिक परिवर्तन है। अब देखो, सनी हुई मिट्टी का सूखने पर भंगुर हो जाना, मतलब मिट्टी को पहले हम क्या किए, गीला किए, ठीक, गीला हो गया मिट्टी, उसके बाद सूख गया तो वापस से वो भुरभुरा हो गया, ठीक। तो ये हम पहली अवस्था फिर से प्राप्त हो गई, मतलब ये भौतिक परिवर्तन। नमक का पानी में घुलना, जैसे नमक का चीनी में, सॉरी, पानी का चीनी में घुलना देखे थे, वही क्या है, नमक का पानी में घुलना, ठीक है। ये दोनों सी और डी भी किसका किसका मतलब उदाहरण है, ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। लेकिन सब्जी को पकाने पर उसका मुलायम हो जाना, एक बार सब्जी पक गया, वापस से आप उसको बड़ा सा, जैसे मार्केट से खरीद के लाते हो सब्जी, गोभी हो गया, मटर, वैसा वैसा आपको प्राप्त हो जाएगा क्या, एक बार पकने के बाद नहीं होगा। तो यही क्या है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, ठीक है। तो अब इसका हम डिटेलिंग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का देखो, रासायनिक प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें कारक को हटा देने पर रासायनिक प्रक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अपने पूर्ववर्ती अवस्था में नहीं आ सकता, ठीक। क्या बोल रहा है कि जो कारक है उसको हटा देंगे तो वो अपने पूर्ववर्ती अवस्था में नहीं आ सकता, ठीक। रासायनिक प्रक्रिया में क्या होता है, नहीं आता है, और भौतिक में आ जाता है। अर्थात रासायनिक प्रक्रिया स्थायी एवं सामान्यतः अनुत्क्रमणी होती है, अतः सब्जी को पकाने पर उसका मुलायम हो जाना एक रासायनिक प्रक्रिया है। देखो, रासायनिक प्रक्रिया क्या होता है, रासायनिक प्रक्रिया में एक नया पदार्थ बनेगा, ठीक है, उसके संगठन में भी परिवर्तन हो जाएगा, और रासायनिक जो अभिक्रिया होती है वो अनुत्क्रमणी होती है, मतलब एक ही दिशा में होती है। इसमें अभिकारक से उत्पाद तो बन जाता है, लेकिन उत्पाद से अभिकारक नहीं बन सकता, ठीक है। उदाहरण के लिए ले लो, दूध से दही बनाओगे, लेकिन दही से दूध नहीं बना सकते, ठीक है। ये एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण हो गया, ठीक। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण नहीं है, ठीक। तो पहला बोल रहा है सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलन है ये, ठीक है, क्रिस्टलाइन लिखा गया है, वो क्रिस्टलन है। दूसरा क्या है, बर्फ का गलन, और तीसरा क्या है, दुग्ध अस्कंदन, ठीक है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, केवल 1 और केवल 2। ऑप्शन बी है केवल 3। ऑप्शन सी है 1, 2 और 3, और ऑप्शन डी है कोई नहीं। क्या पूछा है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण पूछा है, ठीक। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा केवल 3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। इसका डिटेलिंग देखते हैं। सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलन एवं बर्फ का गलन भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है। ऊर्ध्वपातन भी भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। वाष्पन भी भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। दूध का स्कंदन, लोहे में जंग लगना, दूध से दही बनना तथा कागज जलना रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है, ठीक। अब देखते हैं हम, तो इसमें क्या बोला है, केवल 3, मतलब दूध का स्कंदन क्या है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, कथन ए, उच्चतर तापमान पर रासायनिक अभिक्रिया तीव्रतर हो जाती है। और कथन आर बोल रहा है उच्चतर तापमान पर आणविक गति और द्रुत हो जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सीधा आंसर सुन लो, ऑप्शन ए है। ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। मतलब उच्चतर तापमान पर रासायनिक अभिक्रिया तीव्रतर होता है, मतलब हाँ, तापमान बढ़ाने पर रासायनिक अभिक्रिया बहुत जल्दी होती है। क्यों होती है, क्योंकि जो उसमें जो भाग लिए हुए पदार्थ हैं उसमें जो अणु है उसमें क्या होती है, एक द्रुत गति होती है, मतलब तेज गति होती है, इसलिए रासायनिक अभिक्रिया भी उच्च ताप पर क्या होती है, द्रुत होती है। ऑप्शन ए, ठीक है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 6 क्या बोलता है, जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है। जब जल का अपघटन होता है तो ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है। ऑप्शन ए है प्रकाश के रूप में, ऑप्शन बी है ऊष्मा के रूप में, ऑप्शन सी है ध्वनि के रूप में, और ऑप्शन डी है अम्ल के रूप में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऊष्मा के रूप में, ठीक। तो इसका आप डिटेलिंग देखते हैं। जब जल अपघटन वह प्रक्रिया है जिसमें लवण के आयन और जल के आयन या अणु परस्पर संयोग करके अम्लीय या क्षारीय घोल बनाते हैं। इसमें ऊर्जा ऊष्मा के रूप में निकलती है, ठीक। ऊष्मा मतलब ताप, समझ लो। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है।
पाश्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें ऑप्शन ए दूध को बहुत कम तापमान पर 24 घंटे तक रखा जाता है। ठीक। ऑप्शन बी है दूध को 8 घंटे तक गर्म किया जाता है। ऑप्शन सी है दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर दिया जाता है। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो पाश्चुराइजेशन एक क्रिया विधि है या प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, जिसमें दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर दिया जाता है। इसी को क्या कहते हैं, पाश्चुराइजेशन कहते हैं। ठीक, क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7वां का आंसर सी हो जाएगा। डिटेलिंग देखते हैं। पाश्चुरीकरण द्रव खाद्य सामग्री के संरक्षण की विधि है। इस विधि की खोज लुई पाश्चर ने की थी, इसलिए उन्हीं के नाम पर इसका नाम पाश्चुरीकरण पड़ा। इसमें दूध को 145 फ़ारेनहाइट से 150 फ़ारेनहाइट तापमान पर 30 मिनट तक गर्म किया जाता है। उसके पश्चात उसे 55 फ़ारेनहाइट तक ठंडा कर लिया जाता है। इस पाश्चुरीकरण प्रक्रिया से दूध में उपस्थित हानिकारक कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। मतलब दूध, जो अमूल दूध मिलता है ना, उसको पाश्चुरीकरण करके रखा जाता है, इसी कारण वो खराब नहीं होता। क्या बोल रहा है, पाश्चुरीकरण द्रव सामग्री के संरक्षण की विधि है। बोल रहा है ना, द्रव सामग्री के संरक्षण की विधि है, मतलब उसको बचा के रखना, खराब होने से बचाना। ठीक, तो जो अमूल दूध मिलता है वो पाश्चुरीकरण होने के बाद ही हमको मिलता है, क्योंकि वो बहुत दिन तक बिना खराब हुए रह सकता है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 8वां बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन ए बोल रहा है किसी जलीय विलयन का क्वथनांक शुद्ध जल के क्वथनांक से अधिक होता है। ऑप्शन बी बोल रहा है किसी विलयन में विलय के योग से इनका जल विभव बढ़ जाता है। ऑप्शन सी है किसी विलयन में जल का वाष्प दाब शुद्ध जल में वाष्प दाब की तुलना में निम्न होता है। ऑप्शन डी बोल रहा है जब किसी विलयन को एक अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा जल से अलग किया जाता है तो विलयन पर दबाव देने से जल के प्रवाह को रोका जा सकता है। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, हमें एक क्वेश्चन ने क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। तो जो ऑप्शन नंबर बी है वही सही नहीं है, बाकी सब सही है। देखो क्या था, किसी विलयन में विलय के योग से इसका जल विभव बढ़ जाता है। किसी विलयन में विलय के योग से इसका जल विभव बढ़ जाता है, ये क्या है, ये सही नहीं है। बाकी जो जितना दिया है ए सी डी वो सही है। ठीक, अब इसका डिटेलिंग देख लेते हैं। जल में किसी विलय या अन्य घुलनशील पदार्थ को मिलाने पर क्वथनांक बढ़ जाता है क्योंकि सतह पर उपस्थित विलय अणु जल के वाष्पन की दर को कम करता है। इससे विलयन में जल का वाष्प दाब शुद्ध जल के वाष्प दाब की तुलना में निम्न होता है। परासरण दाब यानी कि विलयन पर बाह्य दबाव के द्वारा विलयन में विलायक का प्रवेश रोका जा सकता है। इस प्रकार विकल्प ए सी और एवं डी के कथन सही है, जबकि विकल्प बी का कथन सही नहीं है। ठीक, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक। ऑप्शन ए है बढ़ जाता है, ऑप्शन बी है घट जाता है, ऑप्शन सी है वही रहता है, ऑप्शन डी कोई संबंध नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अशुद्धियों के कारण जो द्रव का क्वथनांक है वो होता है, क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां और हमारा इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 सेंटीग्रेड के नीचे तापमान पर क्यों उबलता है। ऑप्शन ए है क्योंकि वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। ऑप्शन बी है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण कम हो जाता है। ऑप्शन सी है पर्वतों पर भारी हवाओं के कारण। ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है अतः उबाल का बिंदु नीचे आ जाता है, उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। इसका डिटेलिंग देख लेते हैं। ऊंचाई पर जाने पर वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है अतः जल का क्वथनांक घट जाता है और जल
कम ताप पर ही उबलने लगता है। इसी कारण ऊंचाई पर जाने पर खाना भी देर से पकता है। ठीक, तो आज हमने 10 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। तो आप इसका थ्योरी क्वेश्चन अगर देखना चाहो तो मैंने कंप्लीट करवा दिया है। ठीक है, अगर आज क्लास अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।